साथियों नमस्कार। मैं सुमेर चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल लाइब्रेरियन गुरुजी पर। साथियों आज 22 तारीख है और 22 से हम लाइब्रेरी साइंस की पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि जो सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए इस सिलेबस के आधार पे हम एक पूर्ण रूप से नया बैच शुरू करेंगे 22 तारीख से। आज इस 22 तारीख से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का 0 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहली क्लास से लाइब्रेरी साइंस को आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट तक इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उसे कंप्लीट करेंगे। 0 से लेकर 100% सिलेबस को हम इसी पैनल और इसी चैनल के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था। दूसरी बात ये कि मैं भले ही किसी भी चैनल पर जाऊं, किसी भी चैनल पर जाकर पढ़ाऊं, अपना ये YouTube चैनल और आपकी क्लासें किसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब नहीं होंगी। वहां भले ही मैं 10,000 रुपए कोर्स के लूं, 20,000 लूं, कितने भी लूं, लेकिन जो मेरे से बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ने वाला। मैं उसे कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूं और जिस शिद्दत के साथ मैंने शुरुआत की थी, उसी शिद्दत के साथ मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम कंटेंट और कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद यहां से बनने वाले सभी क्वेश्चन मैं इस पैनल पर लेके आऊंगा। वो सारे हम क्वेश्चन करेंगे और जैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से उनका एक टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट होने के बाद आप अपना आकलन कर लीजिएगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं। टेस्ट देना इसलिए जरूरी हो जाता है, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। और टेस्ट सीरीज के अंदर जो टॉपिक से लूंगा उसमें मैं सारे वही क्वेश्चन डालने वाला हूं। 90% क्वेश्चन वो डालूंगा जो अब तक किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। 10% क्वेश्चन मैं ऐसे डालूंगा जो भविष्य में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा उनका लेवल ठीक होगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं करवाऊंगा यहां पर आपको कंटेंट और कंसेप्ट के माध्यम से, साथ ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा, उससे बाहर आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको ना मिले। भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है, कुछ साथी चाहते हैं कि ये कोर्स फटाफट हो जाए बस, लेकिन फटाफट होने के अगर अपन ऐसा कुछ सोचते हैं कि जल्दी से सल्टा दे, तो वो फिर घास काटना है। और मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ये कहे कि वह गुरुजी पढ़ाया है और उसमें से तो कुछ आया ही नहीं। तो मैं घास काटने वालों में से नहीं हूं। भले ही मुझे समय और मेरी मेहनत ज्यादा लग जाए, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। चाहे मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगा, तो वहां पर भी मैं क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करता। YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरा सिलेबस जो YouTube में मैं पढ़ाऊंगा, आपका लाइब्रेरी साइंस वाला पार्ट मैं करवाऊंगा, वो एकदम निःशुल्क रूप से होगा। अब इसके लिए राजस्थान लाइब्रेरियन वाले भी बिल्कुल रेडी हैं, तो ये राजस्थान लाइब्रेरियन वालों के लिए भी है, बिहार वालों के लिए भी अब तो यही सिलेबस हो गया, छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन में जो भी आ रखी है, और EMRS का भी यही सिलेबस है, KVS, NVS, सब जितनी भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम आपके होते हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सब के लिए ये क्लासें समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग इन क्लासों के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोताही मैं नहीं बरतूंगा।
बस आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें। ईमानदारी के साथ अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आप सक्सेस होने वाले हो। मेहनत का कोई तोड़ ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि आज तू बिखरा है तो एक रोज तू निखरेगा ही। आज तू बिखरा है तो एक रोज तू निखरेगा ही। ढला है जो सूरज कल वो निकलेगा ही। माना तेरी मंजिलें लोहे की जंजीरों में है। जब तू तपेगा तो तेरी तपन से वो लोहा भी एक रोज पिघलेगा ही। तो इस प्रकार से अगर मेहनत आप करते रहोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जो बच्चा तन मन और धन से ईमानदारी के साथ यदि मेहनत कर रहा है तो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो जगह बदलनी पड़ेगी उनको। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करते जाओ, अपने मुकाम तक आप एक दिन जरूर पहुंचोगे। इसमें कोई किसी प्रकार का शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। सिर्फ बहानेबाजी है कि मेरी किस्मत खराब थी। मेहनत के आगे उसकी किस्मत के जो सितारे हैं वो भी अपनी जगह परिवर्तित कर लेते हैं। उनको भी अपनी जगह बदलना पड़ता है। मेहनत के आगे सबको झुकना पड़ता है। मेहनत बहुत बड़ी चीज है। शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। चलिएगा। अच्छा, एक चीज आप मुझे और बता दीजिएगा कि मैं पहले आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा था। वहां कुछ बच्चों को मेरी राइटिंग में हो सकता है समस्या आ रही थी, क्योंकि कुछ एक लोग कमेंट कर रहे थे, बोले सर ये 2-4 शब्दों में थोड़ा सा दिक्कत है समझने में। तो मैंने कोशिश करी कि मैं मेरे उन शब्दों को पीपीटी का रूप दे दूं, उन्हीं शब्दों की, उन्हीं मेरे नोट्स की पीपीटी मैं बना दूं और उस पीपीटी के माध्यम से आपको कंप्लीटली करवाऊं। पीपीटी के माध्यम से कैसा लगता है? पीपीटी के माध्यम से ज्यादा ठीक है या फिर हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से जो मैं करवा रहा था वो ठीक है? आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, मैं उसी हिसाब से आगे करवा दूंगा। आज की क्लास पीपीटी के माध्यम से करवा रहा हूं, आप बताइएगा ये ज्यादा ठीक है या फिर वो ज्यादा ठीक है, मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ जाऊंगा। चलिएगा, शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना लाइब्रेरी टाइप्स और उसके मॉडल्स। लाइब्रेरी की टाइप्स देखेंगे और मॉडल देखेंगे। इससे पूर्व हम इस लाइब्रेरी शब्द का विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ, इन चीजों को देखते हैं। तो देखिएगा, एक शब्द है आपका लाइब्रेरी, यहीं से आपकी लाइब्रेरी साइंस शुरू होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? मैं कोशिश यह करता हूं कि कम से कम थ्योरी आपके सामने लेके आऊं, पर जहां मुझे लगता है कि इस स्थान पर थ्योरी करवाना अति आवश्यक है, इस थ्योरी से कोई क्वेश्चन बन सकता है, मैं वहां आपको थ्योरी भी करवाऊंगा, जैसा आपको आज की क्लास में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। वहां से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उस थ्योरी में से भी मैं फालतू की चीजें बाहर कर देता हूं। जहां से सिर्फ क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो चीजें आपके सामने लेकर आता हूं, और यही मेरी सदैव कोशिश रहती है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? बोले सर लाइबर से हुई। लैटिन भाषा का है लाइबर शब्द, ध्यान रखना। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई, और इस लाइबर का अर्थ होता है पुस्तक, अर्थात बुक। लाइबर शब्द का अर्थ क्या होता है? बोले सर पुस्तक। लाइब्रेरी शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? बोले लाइबर से। और लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ लाइबर मीन्स क्या होता है? पुस्तक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा, एक तो आपने देख लिया लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, तो लाइबर से। एक पूछा जाता है लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई? तब आप बताइएगा लिब्रा। लैटिन भाषा के लाइबर से हुई
और फ्रेंच भाषा के लिब्रा से हुई। आपको कई बार पूछा जाएगा लिब्रा किस भाषा का शब्द है, तो लिब्रा आपकी फ्रेंच भाषा का शब्द है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। और लिब्रा का अर्थ क्या होता है? हाउस ऑफ बुक, पुस्तकों का घर या पुस्तक घर। लाइबर का अर्थ था केवल पुस्तक और लिब्रा का अर्थ होता है पुस्तकों का घर। दोनों का अंतर आप समझ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइबर का अर्थ क्या है, वहां पर आपको ऑप्शन में पुस्तक या हाउस ऑफ बुक भी मिलेगा और वहां पर बुक भी मिलेगा, केवल बुक और हाउस ऑफ बुक दोनों देखने को मिलेंगे। लाइबर का पूछे तब आप बुक लगाइएगा और लिब्रा का पूछे तब आप हाउस ऑफ बुक आंसर लगाइएगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा लाइब्रेरी शब्द जो आया पहली बार इसका प्रयोग कहां किया गया, तब आप बताइएगा इंग्लिश की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है या ऑक्सफोर्ड की जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें प्रयोग पहली बार हुआ। तो पहली बार प्रयोग कब हुआ, तब आप बताइएगा। बोले सर 1374 में लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर किया गया। लेकिन यहां से एक चीज का और ध्यान रखना, जब आपसे यह पूछा जाए कि लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग, तब आप बताइएगा 1374, लेकिन लाइब्रेरी साइंस शब्द का पहली बार प्रयोग तब आप बताइएगा 1808। क्या 1808? लाइब्रेरी साइंस का नाम आए तो 1808, केवल लाइब्रेरी का नाम आए तो 1374। लाइब्रेरी शब्द का पहली बार प्रयोग पूछे तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, और लाइब्रेरी साइंस का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आप बताइएगा मार्टिन श्रेतिंगर ने। कब किया? 1808 में किया। दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूं शायद आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, यहां से मैं बता देता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लैटिन वाला और ये जो फ्रेंच वाला है, इनमें से दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट 90% क्वेश्चन तो या 90% टाइम यहां से आता है लैटिन से, और केवल 10% चांस है फ्रेंच वाला पूछे जाने का। जब अधिकतर बार लैटिन भाषा से ही पूछता है, फ्रेंच भाषा से केवल 10% बार पूछता है, तो ज्यादा चांस लैटिन के हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। और ये दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है, यहां से तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1374 और 1808, ये दोनों सन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, मार्टिन श्रेतिंगर, लाइब्रेरी साइंस वर्ड इसने दिया था 1808 में। 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर पहली बार लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग किया गया। लाइब्रेरी साइंस शब्द का मार्टिन श्रेतिंगर ने 1808 में प्रयोग किया था। इन दोनों चीजों को आप अलग अलग याद कर लीजिएगा। फिर आ जाओ आप थोड़ा सा आगे, यहां से केवल और केवल 5% चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, केवल 5% चांस है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। 1% 2% चांस होगा तो भी मैं वो चीज आपको करवाने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ वो जो मेरा ना पढ़ाया, मैं नहीं चाहता अब देखिए, अन्य भाषाओं में लाइब्रेरी को किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत कम संभावना है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, फिर भी मैं नहीं चाहता कि यहां से आपका किसी भी प्रकार का रिस्क रहे, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। देखिएगा, याद करने के जुगाड़ की भी हम कोशिश करेंगे। अन्य भाषाओं में लाइब्रेरी साइंस को किन किन नामों से जाना जाता है। बहुत कम संभावना रहती है कि यहां से कोई क्वेश्चन बनकर आए, केवल और केवल 10% संभावना है, 90% संभावना ना आने की रहती है यहां से क्वेश्चन। फिर भी मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क रहे, इसलिए मैं ये भी करवा रहा हूं। सिंपल तरीके से इनको याद करने की कोशिश करेंगे,
जैसे मैं प्रोनाउंसिएशन इनका करता हूं उसी प्रकार से आप करिएगा, भले ही मैं गलत कर रहा हूं। सुन लो एक चीज, क्योंकि मैं गलत भी कर रहा हूं उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, आपका क्वेश्चन मुझसे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, देखो हिंदी में तो सबको पता है लाइब्रेरी को ग्रंथालय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आप सब जानते हैं लाइब्रेरी बोलते हैं, उर्दू में भी सबको मालूम है किताब घर होता है। इनमें कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है ये सारे नाम एक जैसे दिखते हैं, ये सब जब एक जैसे दिखते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मन भाषा में लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन भाषा में, और जर्मन भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ये चारों ऑप्शन में मिलेंगे, चार, और सारे पढ़ने में एक जैसे दिख रहे हैं, तो वहां दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और सबका उच्चारण भी लगभग एक जैसा ही है। तो मैंने कोशिश करी है इनको अलग अलग करने की। देखिएगा, ये तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप ये देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं। सबके आगे पहले बिब्लियो लगा हुआ है, बिब्लियो तो सब में लगा हुआ है, तो इस पे तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन में भी सब में शुरू में तो बिब्लियो ही मिलता है, तो इसको तो आप इग्नोर कर दो। बोले ठीक है, इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, सबके बिब्लियो तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्या मतलब है? बोले सब में जब बिब्लियो ही है तो उसको तो सल्टाओ, और जब इसको सल्टा लिया तो अब आगे जो बच गए सिर्फ उनका कोई ना कोई जुगाड़ बनाकर उसे जोड़ दो, यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो देखो जी, ये बिब्लियो को सब हर जगह से हमने छुपा दिया, मान लो बिब्लियो था, बबली को हमने छुपा दिया, है ना? छुपा के रखते हो ना तुम भी अपनी बबली को, ठीक है जी। देखिएगा, ये था बिब्लियोथिक, बचा हुआ है केवल थिक। तो थिक का मतलब होता है मोटा, थिक का मतलब क्या होता है? मोटा। थिक है मतलब मोटा है, और मोटो बोले क्या हो रहा, क्यों रहा है? बोले जरार मोटो हो रहा, क्यों है? जरा रखी, जरा जाए जब मोटो जाए, है ना? तो वैसे याद कर लेना, थिक हो रहा क्यों है मतलब मोटो हो रहा क्यों, और मोटो क्या हो रहा क्यों है? बोले जर आ रही है, इस वजह से मोटो हो रहा क्यों है। तो थिक मोटा, और मोटा जर की वजह से, जर से हो जाएगा जर्मनी, याद हो जाएगा, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं होगी। थिक देखकर आप समझ लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछे ना इटालियन भाषा में लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, और एक ऑप्शन में ये थिक मिल जाए तो आप समझ लो थिक मोटो हो रहे हो, तो मोटो तो जर की वजह से हुआ है, तो ये तो जर्मन भाषा में कहते हैं बोले, तो इस ऑप्शन को तो आप तुरंत ही काट दोगे। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। तो थिक से तो हो जाएगा मोटा, और मोटा है होता है, जर से जर आ जाती है लोहे के ऊपर तो मोटा हो ही जाता है ना, ठीक है। ये हो गया आपका। अब बच गए नीचे और, देखो ये है टिक, TEK है, इसको आप पढ़ेंगे टिक, बिब्लियोटिक। देखो इधर बिब्लियोटिक, तो बिब्लियो को तो आप हमेशा बबली पढ़ेंगे, मैंने बता रखा है, तो बिब्लियो को तो क्या पढ़ेंगे? बबली पढ़ेंगे। और बबली के जब टिक लागेगा, बबली के जब टिक लागेगा, टिक समझो ना जूत, तो बबली के जब उसके घर वाले मारेंगे टिक, और तो कौन मारेगा, क्योंकि बबली बनी फिर रही है। तो बबली के जब टिक लगेंगे तो भाई वो रूसेगी कि नहीं रूसेगी बताओ? तो बबली के टिक लगने पर बबली रूस जाएगी, तो टिक लगने पर बबली क्या हो गई? रूस गई। अर्थात रूस के अंदर या रशियन भाषा में बिब्लियोटिक कहेंगे। टिक, बबली के टिक लाग रहे हैं, बोले टिक लागते हैं, बबली रूस रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह देना, बोले बिब्लियोटिक, बोले बबली टिक है, बोले बबली टिक जा, बोले है ना, बबली टिक जा, और बबली को ऐसे बोल दिया तो बबली रूठ के बैठ गई, मुंह फुला के बैठ गई, तो बोले मन टिकवा के लिए बोल रहे है ना। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो। बाकी चीजें आपको याद होनी चाहिए। देखो जोड़ जोड़ के चीजों को याद करोगे, आनंद के साथ चीजों को पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। बहुत आनंद के साथ आप चीजों को पढ़िए, बहुत अच्छे से आप याद कर पाएंगे। बर्डन मत समझिए इस पढ़ाई को, आनंद लीजिए, इसमें बहुत मजे आने वाले हैं। फिर देखिएगा आपको, अब सुनिएगा, बिब्लियोटिक था और यह है टिका, CA लगा हुआ है, टिका, 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 है ना। तो बिब्लियोटिका, तो इसको ऐसे याद कर लो,
ये टिक था, टिक लागने पर तो बबली रूस जाया करे है, और टिका और बिब्लियोटिका, तो बबली बोले टिकागी, है ना, टिकागी, बबली टिकागी, बोले क्या टिकागी रहे, बोले इडली ने टिकागी, बबली टिकागी, और क्या टिकागी, बोले इडली ने खागी, है ना, टिकाने का मतलब खा गई, तो टिकागी बोले बबली क्या टिकागी, बोले इडली ने टिकागी, तो बबली टिकागी तो क्या टिकागी, बोले इडली ने टिकागी। ठीक है, ये भी आप आसानी के साथ कर पाएंगे, ये भी हो गया आपका। अब सुनिएगा, ये हो ही रखा था, ये हो गया था, ये हो गया था, अब बचे हुए हैं आपके पास केवल दो, इन दो में से एक का जुगाड़ बना लो, एक बच गया वो अपने आप हो जाएगा। तो देखो जी, यहां लगा हुआ है क्यू, बिब्लियोथिक्यू, इसे बोलेंगे बिब्लियोथिक्यू, क्यू यू ई, क्यू यू ई, क्यू यू ई, क्यू लगा हुआ है। तो बबली बोले तू भी फ्रेंच, बबली क्यों करवा रखी, क्यों देखो ऐसे जोड़ लेना रे यार, क्यों है तो क्यों करवा रखी है फ्रेंच कट, फ्रेंच कट क्यों लगवा रखी है बोले, है ना, तो बबली फ्रेंच करवा रखी है ना, बबली भी फ्रेंच कट लगवा रही है ना, तो क्यों लगवा रखी है, क्यों का मतलब क्यों कर रखी है फ्रेंच, तो इस प्रकार से जोड़ लीजिएगा। अब आपका एक बचा हुआ है बिब्लियोथिका, बिब्लियोथिक, थिक से तो हो जाएगा जर्मनी और थिका से हो जाएगा स्पेनिश, बिब्लियोथिका, तो ये हो जाएगा स्पेनिश। कुछ इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिएगा, याद जोड़ लीजिएगा, और जोड़ के याद करोगे तो चीजें याद रह जाएंगी। क्वेश्चन जब सामने आएगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा, वहां पर आप देखिएगा उस क्वेश्चन से आप कैसे निपटेंगे, ये जुगाड़ काम में आ जाएगा, अपने आप 3 ऑप्शन कट जाएंगे और चौथा अपने आप आंसर बच जाएगा, बहुत आसान हो जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ संबंधित शब्दावली है वो देखिएगा। एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, बिब्लियोथिकर, 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 बहुत बार पूछा जाता है। बोले बिब्लियोथिकर का अर्थ क्या होता है, बिब्लियोथिकर किसे कहेंगे, तो ध्यान रखना, बिब्लियोथिकर लाइब्रेरियन को कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष को बिब्लियोथिकर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। बिब्लियोथिकर, तो बिब्लियोथिकर किसे कहेंगे, तो बिब्लियोथिकर बोले गुरुजी लाइब्रेरियन को बोला जाता है। ठीक है, ये मिलते जुलते कुछ शब्द हैं वो लेके आया हूं मैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए लाया हूं। एक होता है इनकुनाबुला, ये एन है भाई, इनकुना एन है भाई, ये ध्यान रखना ना, एन कर लेना इसको, इनकुनाबुला, एन है डबल आर नहीं है, इनकुनाबुला। तो इनकुनाबुला क्या है, ध्यान रखिएगा, 1501 ईस्वी से पूर्व की जितनी भी पुस्तकें हैं उनको क्या कहेंगे, इनकुनाबुला। 1501 से पहले जितनी भी किताबें छपी थी आपकी वो सब क्या कहलाती है, इनकुनाबुला। अर्थात 1500 तक की सारी किताबें किसी में आएंगी, इनकुनाबुला में आएंगी, इनका ध्यान रखना। 1501 से पहले की छपी हुई किताबों को ही इनकुनाबुला कहते हैं। ठीक है, एक आता है बिब्लियोपोली और एक आता है बिब्लियोफाइल, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, बिब्लियोपोली और बिब्लियोफाइल। दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री तो कहलाती है बिब्लियोपोली, और जो बुक लवर होते हैं, पुस्तकों से प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम बिब्लियोफाइल, ध्यान रखिएगा। बिब्लियोपोली अर्थात दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री, और बिब्लियोफाइल अर्थात बुक लवर्स, जो पुस्तकों से प्रेम करते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, बिब्लियोफाइल। इन चीजों को भी आप देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय या दुनिया की पहली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई और कहां हुई, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखो, दुनिया की पहली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 330 ईसा पूर्व में हुई, ईसा के जन्म से 330 साल पहले हुई। ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, और कितने साल पूर्व, 330। ये समय उल्टा चलता है, ध्यान रखना इस चीज का, ईसा पूर्व। जब आपने कैलेंडर पढ़ा होगा तो ईसवी और ईसा पूर्व रीजनिंग के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो आपने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहली दुनिया की सार्वजनिक लाइब्रेरी या पब्लिक लाइब्रेरी 330 ईसा पूर्व में स्थापित हुई, और कहां हुई, एथेंस में हुई। और एथेंस कहां पड़ता है, आपके ग्रीस में पड़ता है,
ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना एथेंस के अंदर हुई, और एथेंस आपका ग्रीस में पड़ता है। और कब हुई पूछे तो आप बता देना। बोले सर 330 ईस्वी ना करके ईसा पूर्व का जरूर ध्यान रखिएगा। 330 ईसा पूर्व। कहां हुई? एथेंस में। एथेंस देखो अजनबियों से प्यार करने के मामले में फेमस है। अजनबियों से बहुत अधिक प्रेम करता है बोले ये एथेंस के लोग, यहां से अजनबियों से प्रेम करने के लिए फेमस हैं। तो ये देख लीजिएगा जरूर थोड़ा सा, कहां हुई थी कि एथेंस में हुई थी। चलिएगा, पुस्तकालय के प्रकार। लाइब्रेरी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है सब जानते हैं। स्कूल में जाते हैं तो वो होती है आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसकी आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं, वो एकेडमिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी होती है कुछ, तो पब्लिक लाइब्रेरी भी आप सब जानते हैं। सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं वो किस में आएंगे? पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरे प्रकार की जो लाइब्रेरी होती है वो आपकी होती है स्पेशल लाइब्रेरी या रिसर्च लाइब्रेरी। जो स्पेशल लाइब्रेरी है इन सबको हम वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। जो एकेडमिक लाइब्रेरी होती है वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है एकेडमिक स्तर पर। जैसे पहले स्कूल वाले स्तर पर आएगी पहली, दूसरी आएगी अपनी कॉलेज के स्तर पर, और तीसरी आएगी अपनी यूनिवर्सिटी के स्तर पर। तो इसके भी 3 स्तर हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा, अर्थात स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और आपकी स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी, अर्थात विशिष्ट और शोध पुस्तकालय। एकेडमिक लाइब्रेरी के कितने स्तर होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो आप कहेंगे बोले सर 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो स्कूल लाइब्रेरी, एक कॉलेज लाइब्रेरी, और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपके यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसका आधार क्या है, तो आप कहेंगे बोले सर स्कूल लाइब्रेरी। इसमें सबसे उच्च स्तर पर बोले क्या है, तो आप कहेंगे बोले सर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, क्योंकि पहला स्तर अर्थात वही तो आधार होता है, तो स्कूल है। उच्च स्तर तो बोले सर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी का मिडिल स्तर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर कॉलेज लाइब्रेरी, तो मिडिल में आती है। तो सिंपल सी बात है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आधार क्या है, इसका उच्च लेवल क्या है, मध्यम स्तर कौन सा है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी होती है? जिसमें आप नेशनल या स्टेट सेंटर, राष्ट्रीय पुस्तकालय या राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ये सब किस में आते हैं? पब्लिक लाइब्रेरी। तालुका पुस्तकालय वगैरह वो भी आते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे कहां? जब पुस्तकालय का इतिहास पढ़ेंगे, हम पुस्तकालय का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं तालुका पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय वो भी करवाऊंगा, तो वो चीजें भी वहां देखेंगे। अब यहां मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। तीसरा होता है आपकी स्पेशल लाइब्रेरी या विशिष्ट पुस्तकालय। इसका मतलब होता है कि जैसे एम्स की कोई लाइब्रेरी है, डीआरडीओ की कोई लाइब्रेरी है, मतलब अपने जो पैतृक संस्था है उसकी सेवा करने के लिए ये लाइब्रेरी निर्मित की जाती है। निम्स की लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ मेडिकल से संबंधित लोग जो निम्स में कार्यरत हैं वही जाते हैं, वो उनके लिए ही है। डीआरडीओ है जो डिफेंस के लिए काम करते हैं, सिर्फ उसमें वही जाते हैं। उसको धन वगैरह जो भी कुछ देना होता है उसकी पैतृक संस्था ही देती है, वो स्पेशल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो इन चीजों को हम एक एक को डिटेल से पढ़ते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी को। शैक्षणिक जो पुस्तकालय है उनको देखते हैं, और इसका पहला स्तर होता है स्कूल लाइब्रेरी। अब यहां से मैं थोड़ी 4 पॉइंटों के रूप में थ्योरी लाया हूं, यह लाना जरूरी था क्योंकि ये चारों ऑप्शन के रूप में डालता है, चारों का ऑप्शन बना के दे देता है कि निम्न में से किसका संबंध स्कूल लाइब्रेरी से नहीं है। 3 तो ये दे देगा और 1 उठा लेगा ये वाला, इसका विकास यूजीसी अनुदान से होता है। तो भाई स्कूल में तो यूजीसी अनुदान देती नहीं है, यूजीसी तो अनुदान कहां देगी? कॉलेज में की लाइब्रेरी को देगी। तो आप गलत, आपसे पूछेगा तो आप तुरंत बता दीजिएगा, बोले ये वाला आंसर आएगा। आप तभी गलत बता पाएंगे जब आपको स्कूल लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा सा मालूम होगा। तो देखिएगा स्कूल लाइब्रेरी के संबंध में क्या क्या बातें हैं महत्वपूर्ण। छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। जो आपकी स्कूल की लाइब्रेरी है आपके टीचर्स की और वहां के बच्चों की
जो भी मांग है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करती है। और ये पॉइंट तीनों प्रकार की लाइब्रेरीज के ऊपर लागू होता है। स्कूल लाइब्रेरी, क्योंकि छात्र स्कूल में भी होंगे, शिक्षक स्कूल में भी होंगे, छात्र कॉलेज में भी होंगे, छात्र आपके शिक्षक कॉलेज में भी होंगे, छात्र आपके यूनिवर्सिटी में भी होंगे और शिक्षक यूनिवर्सिटी में भी होंगे। तो ये लाइन तो आपकी तीनों प्रकार की लाइब्रेरियों के ऊपर लागू है। ध्यान रखना, छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों की तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों की कॉलेज लाइब्रेरी, और यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी करती है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा क्या है? विद्यालय पुस्तकालय संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ है। बताया था अभी, क्योंकि पहला स्तर है। तो संपूर्ण पुस्तकालय जो है, जो संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र है, उसका आधार आपकी स्कूल लाइब्रेरी है। पहला लेवल यही है, इसलिए आधार यही है, ध्यान रखना। दूसरा है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? पुस्तकें होती हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, मानचित्र हैं, टेप रिकॉर्ड्स हैं, चार्ट होते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सब के सब स्कूल की लाइब्रेरी में होने चाहिए। पढ़ाने में प्रयुक्त श्रव्य और दृश्य सामग्री, सुनने वाली और देखने वाली सामग्रियां भी होनी चाहिए जो पढ़ाने के काम में आए। और आजकल तो इसका बखूबी पालन किया जा रहा है। प्रत्येक स्कूल में इस प्रकार की एक टीवी दी जा रही है, डिजिटल पैनल दिया जा रहा है। जिस विषय का अध्यापक नहीं है तो उस स्कूल में दिखाया जा सके और उससे सुनाया जा सके और उससे फिर पढ़ाया जाता है। तो ये चीजें भी लागू होती है। तो ये चारों पॉइंट किसके लिए लागू होते हैं? स्कूल लाइब्रेरी के लिए। छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति, संपूर्ण शैक्षणिक पुस्तकालय तंत्र का आधार स्तंभ स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, टेप रिकॉर्ड, चार्ट, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स आदि होने चाहिए। और पढ़ाने में प्रयुक्त श्रव्य दृश्य सामग्री भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं कॉलेज लाइब्रेरी की। यह भी छात्रों और शिक्षकों के अध्ययन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, बिल्कुल करती है। लेकिन खास बात यहां है कि इसको अनुदान कौन देगा? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको क्या देगा? अनुदान देगा। पैसे इसको कौन देगी? कॉलेज की लाइब्रेरी को? बोले गुरुजी यूजीसी देगी। ठीक है, ये चीज आप याद कर लेंगे। आगे देखिएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के विषय में। शैक्षणिक पुस्तकालयों के शीर्ष पर कौन सी लाइब्रेरी है? यूनिवर्सिटी। आधार कौन सा था? स्कूल लाइब्रेरी। मिडिल में कौन सी थी? कॉलेज लाइब्रेरी। ये बात अपन कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी का हार्ट किसे कहा जाता है? बोले यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? तो बोले विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को कहा जाता है। किसी भी विश्वविद्यालय का हृदय उस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी होती है, उसे हार्ट कहा जाता है। शोध कार्य पर बल देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन जो स्तर हैं, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और आपकी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इन तीनों में से किसका मुख्य उद्देश्य शोध कार्यों पर बल देना है? तो आप कहेंगे, बोले सर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का मुख्य उद्देश्य ही रिसर्च पर बल देना है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में बहुत से बच्चे आपको रिसर्च करते हुए पाए जाएंगे। शोध वाले बच्चे उस लाइब्रेरी में आकर के पढ़ते हुए आपको मिलेंगे। ये बात एकेडमिक लाइब्रेरी की हमने करी है। अब चलते हैं हम दूसरे प्रकार पर, जो था पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे हम जन पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, एक परिभाषा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछी जाती है। क्या था? यह पुस्तकालय वास्तव में जनसाधारण के लिए, जनसाधारण के द्वारा जन संस्थाएं हैं जो समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क रूप से दी जानी चाहिए। देखिएगा फिर से, जनसाधारण के लिए मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की संस्थाएं हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात रसल साहब ने कही थी।
जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की संस्थाएं हैं। ये बात किसने कही थी? ये बात रसल महोदय के द्वारा कही गई थी। ये स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है। यह समस्त नागरिकों के लिए निशुल्क संस्थाएं हैं, यहां पर पैसे नहीं लगने चाहिए, निशुल्क रूप से सेवा देती हैं आपकी कौन सी लाइब्रेरी? पब्लिक लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी देगी भाई? पब्लिक लाइब्रेरी देगी, सार्वजनिक पुस्तकालय देगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिएगा, एक व्यक्ति हैं मैककॉलविन, एक पुस्तक दी इन्होंने, चांस टू रीड। कौन सी पुस्तक? चांस टू रीड। पुस्तक का नाम है चांस टू रीड। ये पुस्तक लिखी थी मैककॉलविन ने। और कब लिखी थी? चलो मैं इसकी सन भी दे देता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 1966 में आई थी वैसे ये बुक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहां नहीं डाली, फिर भी देख लीजिएगा। चांस टू रीड पुस्तक कब आई थी? 1966 में। किसने लिखी थी? मैककॉलविन ने। संबंध किससे है? पुस्तकालयों से संबंधित पुस्तक है, ध्यान रखना, पुस्तकालयों से संबंध है इस किताब का। पुस्तकालयों के बारे में इसमें बहुत गहन रूप से आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, सिद्धांत इसके दिए गए हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? चांस टू रीड जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? पब्लिक लाइब्रेरी से है। पहला तो यह हो गया। चांस टू रीड जो पुस्तक है उसके अंदर 5 आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं। किसके? पब्लिक लाइब्रेरीज के 5 आधारभूत सिद्धांत किस पुस्तक में दिए गए हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 5 पब्लिक लाइब्रेरी के 5 आधारभूत सिद्धांत किस पुस्तक में दिए गए? चांस टू रीड में। पब्लिक लाइब्रेरी के 5 आधारभूत सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिए? तो मैककॉलविन ने। इन चीजों का ध्यान रखना। और जो 5 सिद्धांत दिए वो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा, बहुत साधारण से है, एक बार रीडिंग मारेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये करवाना जरूरी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मैककॉलविन के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी के विषय में दिए गए 5 आधारभूत सिद्धांतों में से कौन सा शामिल नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। यहां से 3 उठा लेगा कोई भी और एक कहीं अन्यतर जगह से उठाकर ऑप्शन में डाल देगा। जब आपको इन 5 का मालूम होगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, बोले गुरुजी ए5 तो मैककॉलविन दिया, आके अलावा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो, या आके अलावा कोई क्वेश्चन ऑप्शन मिल रहा है तो वो मैककॉलविन साहब को ना है बोले। ठीक है, 5 सिद्धांत कौन से हैं देखो जो मैककॉलविन साहब ने दिए। जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करना। पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी सेवा प्रदान करते हैं वह जन शासकीय प्राधिकरण का दायित्व है, ना कि किसी निजी समूह का। जन पुस्तकालय सेवा प्रदान करना, पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस प्रदान करना जन शासकीय प्राधिकरण का, पब्लिक गवर्नमेंट अथॉरिटी, पब्लिक गवर्नमेंट अथॉरिटी का दायित्व है, ना कि किसी निजी समूह का। पब्लिक गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करेगी? ये सर्विस प्रदान करेगी, ना कि कोई निजी समूह है, कोई ग्रुप प्रदान नहीं करेगा। दूसरा क्या था? जन शासकीय प्राधिकरण द्वारा ही इसका प्रशासन और वित्त इसको प्रदान किया जाएगा, किसी निजी समूह के द्वारा इसको दाम नहीं दिए जाएंगे। दायित्व किसका है इसको वित्त वगैरह प्रदान करने का? जन शासकीय प्राधिकरण का। पब्लिक गवर्नमेंट अथॉरिटी ही इसका प्रशासन करेगी, वह इसको वित्त प्रदान करेगी। यह बात किसने कही है? मैककॉलविन साहब ने कही है। जहां तक संभव हो पुस्तकालयों को समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करनी चाहिए। किन पुस्तकालयों को? पब्लिक लाइब्रेरीज को, सार्वजनिक पुस्तकालयों को। समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं और उनकी जो रुचियां हैं उनकी पूर्ति करनी चाहिए। कौन सी लाइब्रेरी को करनी चाहिए? पब्लिक लाइब्रेरी को करनी चाहिए। ध्यान रखना, यह बात भी किसने कही है? मैककॉलविन साहब ने कही है। किस पुस्तक में कही है? चांस टू रीड पुस्तक में। चांस टू रीड पुस्तक कब आई? बोले सर 1966 में आई थी। ठीक है। चौथा क्या है? सभी सदस्यों को निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए, पैसे नहीं लगने चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी में किसी भी सर्विस के।
पैसे नहीं लगने चाहिए। ये बात किसने कही? मैककोलविन साहब ने कही। किसके लिए कही? पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए कही। इनको निष्पक्ष होना चाहिए, पूर्ण रूप से निर्बाध होना चाहिए, ओपन एक्सेस सिस्टम लागू होना चाहिए। निर्बाध का मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम, छात्र स्वयं जाकर के कैटलॉग को देख करके पुस्तक अपनी निकाल सके, ऐसी परिस्थिति वहां होनी चाहिए। बिना किसी भेदभाव के, वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए पाठ्य सामग्री के विषय में। किसी भी पाठक को कोई भी पुस्तक लेने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, वहां समानता का भाव होना चाहिए। ये बात किसने कही है? मैककोलविन साहब ने कही। तो ये 5 आधारभूत सिद्धांत सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में किसने दिए हैं? मैककोलविन साहब ने। किस पुस्तक में दिए हैं? चांस टू रीड में। और कब आई थी ये पुस्तक? 1966 में। और ये आपके इसमें 5 आधारभूत सिद्धांत दिए गए हैं, इनको आप जरूर फॉलो करिएगा। आगे चलता हूं, देखिएगा 2 किताबें, जिनमें से एक तो हमने देख ली है, चांस टू रीड, लेखक है मैककोलविन, और कब दी थी? 1966 में। एक पुस्तक और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 1943 में रसेल साहब ने यह पुस्तक लिखी थी। देखो क्या था? लाइब्रेरीज इन द लाइफ ऑफ नोटेशन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइब्रेरीज इन द लाइफ ऑफ नोटेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक कब आई थी? तो ध्यान रखना 1943 में रसेल साहब ने यह पुस्तक लिखी थी। ऐसे याद कर लेना कि लाइफ में नोटा को रस लेनो है। कैसे? लाइफ में नोटा को रस लेनो है, लाइफ ऑफ नोटेशन, लाइफ में नोटा को रस लेनो है। तो ऐसे याद कर लेना इस पुस्तक का नाम। और कब आई थी? 1943 में। 1943 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पुस्तक का लेखक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको थोड़ा सा देख लेना, 1966 वाले को। चांस टू रीड लेखक कौन थे इसके? मैककोलविन। और कब आई थी? 1966 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक के जो वर्ष होते हैं वो नहीं होते हैं। कुछ पुस्तकों के इंपॉर्टेंट हैं, रंगनाथन डेवी वगैरह जो पुस्तकें कुछ हैं, उनकी जो किताबें हैं मैं बताऊंगा कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके केवल वर्ष याद कर लेना। बाकी लेखक इनके जरूर याद कर लेना जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैं बताते जा रहा हूं। अब सुनिएगा, अब देखते हैं हम आपके स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरीज क्या है, इनको देखिएगा। चलो जी, विशिष्ट पुस्तकालयों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहां से ऑप्शन बना करके क्वेश्चन दे देता है, चारों में से पूछ लेगा स्पेशल लाइब्रेरी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन नहीं है। 3 दे देगा, एक अन्य जगह से उठा करके पूछ लेगा, या फिर चारों दे देगा और ऑप्शन बना देगा, कूट बना देगा, ए व बी सही है, बी व सी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन बना देगा। जरूरी यह है कि आप इन चारों पॉइंट को याद कर लें और एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्पेशल लाइब्रेरी, विशिष्ट पुस्तकालय अपने पितृ निकाय की सेवार्थ अस्तित्व में आया है। पितृ निकाय की सेवा के लिए ही अस्तित्व में आया है। कौन सी? विशिष्ट पुस्तकालय। कैसे? अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई डीआरडीओ है, डीआरडीओ की लाइब्रेरी है, तो जो डीआरडीओ की लाइब्रेरी है वो डीआरडीओ की सेवा के लिए ही अस्तित्व में आई है। उसमें डीआरडीओ में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो उनकी सेवा करेगी, उनके कार्यों को गति प्रदान करने का काम करेगी, उनसे डिफेंस से संबंधित ही उसमें पुस्तकें होंगी, डीआरडीओ से रिलेटेड पुस्तकें होंगी जो उनके रिसर्च में सहयोग कर सके। तो ये, और उसको वित्त भी उसका पैतृक जो निकाय है वही देगा, डीआरडीओ ही उनको क्या देगी? वित्त वगैरह प्रदान करेगी। तो पितृ निकाय के सेवार्थ अस्तित्व में आने वाली लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं? तो आप कहिएगा सर विशिष्ट पुस्तकालय होती है। पैतृक निकाय की सेवा करने वाली लाइब्रेरी कौन सी होती है? बोले सर विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उद्देश्य, पितृ निकाय डीआरडीओ की लाइब्रेरी है, उसका पितृ निकाय डीआरडीओ हो गया। एम्स की लाइब्रेरी है, उसका पितृ निकाय कौन हो गया? एम्स खुद हो गया, है ना। तो वो संस्था उसकी पितृ निकाय है, जिस संस्था ने इसकी स्थापना की है, जिस संस्था की वह सेवा करता है। इसका उद्देश्य अपने पितृ निकाय के क्रियाकलापों में सहयोगी बनना और उनको गति प्रदान करना है।
उस संस्था के जितने भी क्रियाकलाप है उनके अंदर सहयोग करना और उनके कार्यों को स्पीड प्रदान करना किसका उद्देश्य होता है, स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी का होता है। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या होना चाहिए, इनके अंदर सामयिक प्रकाशन होने चाहिए, सामयिक प्रकाशन मैगजीन्स वगैरह जो करंट वाला आपका पोर्शन है उसमें पत्रिकाएं वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह आ जाते हैं, है ना। शोध प्रतिवेदन होना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट, जो भी वर्तमान में रिसर्च हो रहे हैं उनकी रिपोर्ट इस प्रकार की लाइब्रेरी में होती है ताकि उनको देखकर भी अपने रिसर्च को थोड़ा गति प्रदान कर सके। मानक स्टैंडर्ड होने चाहिए, पैटेंट्स उसमें होने चाहिए, विनिर्देशन स्पेसिफिकेशन भी उसमें होने चाहिए और सार एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। इतना समय नहीं हो कि वो पूरी पुस्तक को पढ़े, उस पुस्तक का सार वहां का लाइब्रेरियन उपलब्ध करवाए, ऐसी सुविधा भी कहां होती है। देखो होती तो सब में ही है लेकिन विशिष्ट रूप से इस पर ध्यान दिया जाता है स्पेशल लाइब्रेरी, ताकि रिसर्च में ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। अगली बात देखिए, सामान्य पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है। सामान्य पुस्तकालय है वहां पर पाठ्य सामग्री प्रदान की जाएगी, वहां पर कोई पुस्तक वगैरह प्रदान की जाएगी, लेकिन विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। ध्यान रखना, जिसके ऊपर जो पुस्तक देते हैं वो पुस्तक ना देकर के वहां पर आप सूचना भी प्रदान करते हैं। आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है, वहां के लाइब्रेरियन से ये अपेक्षा करी जाती है कि उस विषय के ऊपर वह आपको सूचना ही उपलब्ध करवा दे, ताकि आपका समय पुस्तक में से वह सूचना खोजने के लिए व्यर्थ ना हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट देकर के सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, सामान्य पुस्तकालयों में पाठ्य सामग्री प्रदान की जाती है जबकि विशिष्ट पुस्तकालयों में सूचना प्रदान की जाती है। क्या यह बात सत्य है? तो बिल्कुल आप कहेंगे बोले एकदम सत्य है। आगे देखिएगा, इससे आगे के पॉइंट। अगली बात, इसमें पुराने विचारों से कहीं अधिक नवजात विचारों पर बल दिया जाता है। उससे अगला पॉइंट है रिसर्च स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कि इसमें पुराने विचारों पर नहीं बल्कि जो नए विचार आ रहे हैं, किसी विषय के प्रति नई बात निकल के आ रही है, उन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, उनके ऊपर ज्यादा रिसर्च किया जाता है। वृहद ग्रंथों से कहीं ज्यादा, वृहद ग्रंथों की अपेक्षा माइक्रो अर्थात छोटे ग्रंथों पर बल दिया जाता है। छोटी छोटी चीज है उन पर भी रिसर्च किया जाता है। सामान्य पाठकों से ज्यादा वहां विशिष्ट पाठक जो रिसर्च कर रहे हैं उनके ऊपर बल दिया जाता है, उनको सेवाएं देने में विशेष रूप से जोर दिया जाता है। विशिष्ट पाठकों को, छोटे ग्रंथों पर बल दिया जाता है, नवजात विचारों पर बल दिया जाता है। ये सब घटनाएं कहां की हैं? स्पेशल और रिसर्च लाइब्रेरी की है, ताकि रिसर्च में सटीकता प्रदान की जा सके। आगे देखिएगा, अब देखते हैं हम नेशनल और स्टेट लाइब्रेरी। एक स्टेटमेंट है चैंडलर महोदय का, कई जगह डे भी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना भाई, डे की जगह डे लिखा हुआ आता है, बहुत सी जगह चैंडलर भी लिखा हुआ आता है, चैंडलर भी लिखा हुआ आता है। इंग्लिश में यहाँ डी है, ध्यान रखना, तो डी से कई जगह चैंडलर लिखता है, कभी चैंडलर लिख देता है। क्या स्टेटमेंट था? बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, समझिएगा। बोले जहां जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं, ये तीनों की बात करेगा। जन पुस्तकालय स्थानीय समुदाय की सेवा करते हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए स्थापित किए जाते हैं। मतलब जन पुस्तकालय स्थानीय समुदाय की सेवा करता है, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षक और छात्रों की सेवा के लिए होते हैं, और आपका कहां गया वो, वैसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय समूचे राष्ट्र की सेवा के लिए स्थापित किया जाता है। बस जन पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय, तीनों के बारे में इसने इस अपने स्टेटमेंट में बताया है। किसने? चैंडलर महोदय ने। इसने कहा कि जन पुस्तकालय समस्त स्थानीय समुदाय की सेवा करता है, शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षकों और छात्रों की सेवा करता है, जबकि राष्ट्रीय पुस्तकालय समूचे राष्ट्र की रुचियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है या समूचे राष्ट्र की सेवा करता है। ये बात किसने कही थी? चैंडलर महोदय ने कही थी। इस चीज का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय होता है, तो देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय वहां का राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, नेशनल लाइब्रेरी। नेशनल लाइब्रेरी, जब हम लाइब्रेरी के टॉपिक पढ़ेंगे
विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों को हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम नेशनल लाइब्रेरी को भी पढ़ेंगे, नेशनल लाइब्रेरी का विकास भी हम देखेंगे, पूरा एक टॉपिक नेशनल लाइब्रेरी को लेकर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीजें और भी डीपली देखने वाले हैं। फिलहाल आप इतना ध्यान रखना कि देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय वहां का राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, वहां का नेशनल पुस्तकालय होता है। देश में उत्पादित समस्त पुस्तकों को, पूरे देश के अंदर जितनी भी पुस्तकें उत्पादित होती हैं उनकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी में जाती है। जितनी भी पुस्तकें बनती हैं भारत देश में उनकी एक कॉपी नेशनल पुस्तकालय में जाती ही जाती है। इसलिए इनका समस्त पुस्तकों को भावी पीढ़ियों के लिए संग्रहित और सुरक्षित रखना ही मुख्य उद्देश्य है। जितनी भी पुस्तकें हैं अपने देश के अंदर उनको संग्रहित करना और सुरक्षित करना इनका मुख्य दायित्व है। सभी प्रकार की पुस्तकें वहां पर आपको मिल जाएंगी। कहां? नेशनल लाइब्रेरी में। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंपल बातें हैं, यहां पर ऐसा कुछ था नहीं कि मैं समझाऊं। समझाने वाली आपकी यूनिट नंबर 2 थी, वहां मैंने आपको बहुत कोशिश करी है चीजों को समझाने की। अब आप पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, यहां ज्यादा मैटर यह करता है कि जो मैं कंटेंट आपको उपलब्ध करवाऊं वो सटीक हो, उसमें आपका समय बचे, आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से कंटेंट निकालने की आवश्यकता ना पड़े, किताबें अलग अलग पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं सारी किताबें, सभी किताबों से जो महत्वपूर्ण कंटेंट था, जो अच्छा कंटेंट है, जो सटीक कंटेंट है, वो मैंने इकट्ठा किया था और उसी के माध्यम से मैंने तैयारी करी है और तभी मेरा अच्छे नंबर के साथ सिलेक्शन हो पाया था। उसके बाद मैंने और भी बहुत सी किताबें ली हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज की किताबें ली है, बहुत महंगी इंग्लिश मीडियम की किताबें भी मैंने ली हैं। उनका ट्रांसलेट करके मैं ऑथेंटिक जो मैटर है वो भी आपको यहां करवा रहा हूं। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं करवाऊं उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना मिले और जो करवाऊं वो कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट में दे सकूं, ये मेरी कोशिश रहती है। अब आपका धर्म यह बनता है कि जो मैं मेहनत ईमानदारी के साथ कर रहा हूं उसी ईमानदारी के साथ आप भी मेहनत करते जाए। मुझे बहुत मजा आएगा जब आपका रिजल्ट आने वाला, जब रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में आप लोग ये कहेंगे कि हम लाइब्रेरियन गुरुजी से पढ़ करके नौकरी लगे हैं, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से। तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।